जी। माहौल अभी हमने देखा है कैंपस के अंदर का। एक तो काफी भगवा भगवा चारों तरफ दिख रहा है। एकदम जी। क्या जरूरत पड़ी कि आपको राजनीति में और इलेक्शन छात्र राजनीति में आपको सक्रिय होना पड़ा? और हम पे सब भी कुछ हमला किया गया था, लेकिन हमारे चाचा जी की वजह से हम बच गए थे। हैं? हमारे चाचा जी हमको बचाए थे। तेलंगाना, आंध्रा में जब कंबाइंड स्टेट थी, तो उस टाइम पे क्रिश्चियन जो कन्वर्शन माफिया, बेसिकली कन्वर्शन माफिया का बहुत तेजी से वहाँ पे एक्सपैंड हो रही थी। लास्ट आखिरी जो हाँ, चुनाव है हाँ, 2000 में, जी। उसके बाद से एक बहुत लंबा गैप दिखा है। अभी तक केबीपी या कि जो चुनाव नहीं जीत पाई। आपको बताना चाहता हूँ, जेएनयू कैंपस में पर्टिकुलरली कम्युनिज्म का दूसरा नाम है, उसका नाम है हिपोक्रेसी। कैंपस में एक कम्युनिस्ट जो है डपली बजाते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम पे। 2019 जब स्टूडेंट्स इनको भरोसा करके जिताए थे, लेकिन वो भरोसा तोड़ के एक कम्युनिस्ट जो लेफ्ट यूनिट क्या किया, कैंपस छोड़ के वेस्ट बंगाल का फैकल्टी, कम्युनिस्ट फैकल्टी भी होते हैं, फैकल्टी यहाँ पे स्टूडेंट्स को ब्रेन वॉश करते हैं, स्टूडेंट्स को रिक्रूट करते हैं ऐसा एंटी नेशनल एक्टिविटीज करने के लिए। बसंत कुंज थाने में 29 फरवरी को एक केस दायर किया जाता है कि एबीपी वालों ने लेफ्ट के कुछ लोगों को मारा है। डीयू एबीवीपी जो डीयू है और जेएनयू एबीवीपी, क्या फर्क देखते हैं? नमस्ते। कैसे नमस्ते हैं आप? नमस्ते, बढ़िया जी। कैसा चल रहा है जेएनयू कैंपस के अंदर का माहौल? अभी तो बढ़िया है, पूरा जी। एबीपी का माहौल जमा रखा है। पूरा जहाँ पे जाए वो एसएस, एसएल, ट्रिपल एस, एसपीएस, साइंस स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग, कहीं पे भी जाओ एक ही नारा गूंज रही है। हाँ, वो जय जय भारत, जय जय हिंद, उमेश, दीपिका, अर्जुन, गोविंद। जेएनयू में गूंज रहा है एक ही नारा, जय जय भारत, जय जय हिंद। आइए। नमस्ते, रैप अप देख रहे हैं आप। मेरे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद है अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तरफ से प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट बनाए गए हैं उमेश चंद अजमेरा जी। एबीपी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट फॉर जेएनयू। जी। जी। माहौल अभी हमने देखा है कैंपस के अंदर का। एक तो काफी भगवा भगवा चारों तरफ दिख रहा है। एकदम जी। एक्चुअली लास्ट मंथ जी। 4 तारीख को यहाँ पे एबीपी का जो है प्रांत कॉन्फ्रेंस हुआ था, स्टेट कॉन्फ्रेंस हुआ था। तो उस टाइम पे सजावट सब हुआ था। हाँ, तो अब हमारा संघर्ष का, एबीपी का संघर्ष है इसी टाइम पे हमारा लक है कि एडवांटेज है कि इसी टाइम पे जेएनयू में कैंपस में जेएनयू चुनाव हो रहा है। कौन है उमेश चंद अजमेरा? और चूंकि मैं आपके बारे में रिसर्च कर रहा था तो मुझे पता चला आप तेलंगाना से हैं। आपने वहीं के किसी लोकल यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद आपने इंटरनेशनल स्टडीज़ में आपने एमफिल और मास्टर्स कंप्लीट किया। क्या ज़रूरत पड़ी कि आपको राजनीति में और इलेक्शन छात्र राजनीति में आपको सक्रिय होना पड़ा? सब कुछ ठीक तो चल रहा था? जी, आपको बताना, मैं बेसिकली तेलंगाना का जयशंकर बोल के डिस्ट्रिक्ट है, वरंगल के पास है। ज़्यादा लोग वरंगल जानते हैं। तो वरंगल के पास एक गादमपल्ली बोल के गांव है। हाँ, वहाँ से बिलोंग करता हूँ मैं। वो पूरा जो बेल्ट है, वो एरिया वरंगल के पास जो हमारा डिस्ट्रिक्ट पड़ती है, वो पूरा नक्सल अफेक्टेड एरिया है। अच्छा। हाँ, तो 1997 में मेरा पिताजी पे भी नक्सली अटैक हुआ है। हाँ, तो मेरा पिताजी को नक्सलाइट्स ने मार दिए थे। हाँ, जिंदा गोली मार के मेरे फादर को मार दिए थे, और हम पे भी हमला किया गया था, लेकिन हमारा चाचा जी की वजह से हम बच गए थे। माता जी हैं, उस टाइम पे मानसिक रूप से उनका भी मानसिक रूप से वो बहुत हो गई थी, मतलब ऑलमोस्ट हाफ डेड हो गई। उसके बाद भी लगातार कम्युनिस्ट की वजह से नक्सलाइट्स का अटैक, फिर बार बार घर पे अटैक करने गए थे, घर लूट के भी गए थे। हैं, और फिर उसके बाद भी उस टाइम पे आपको बताना चाहता हूँ, तेलंगाना, आंध्रा में जब कंबाइंड स्टेट थी, तो उस टाइम पे क्रिश्चियन जो कन्वर्शन माफिया, बेसिकली कन्वर्शन माफिया का बहुत तेज़ी से वहाँ पे एक्सपैंड हो रही थी। तो वो क्या करते हैं, कुछ विक्टिम्स जो होते हैं उनको पकड़ लेते हैं, ज़बरदस्ती उनको ब्रेन वॉश करके कन्वर्ट करते हैं। तो मदर और फादर दोनों बचपन में ही गुजर गए थे। अच्छा, तो अभी मतलब आपके चाचा ने आपकी पूरी जी देखभाल? जी, हमारा चाचा जी मेरा को और मेरे भैया को देखभाल किए थे और बड़ा किए थे। बेसिकली हम, जैसा कि हम एक गांव से आते हैं, रूरल एरिया, नक्सल अफेक्टेड एरिया, तो वहाँ कोई बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं मिलता है। तो हम बचपन में देखे थे क्या सिचुएशन है वहाँ पे, और हमारा परिवार पे फैमिली नक्सल अफेक्टेड है, तो हम विक्टिम से, नक्सली अटैक का विक्टिम से। और वहाँ पे आपको मतलब ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ नहीं रहता था, बस भी नहीं आता है।
हाँ, और किसी को इमरजेंसी में हम्म, हाँ, कोई प्रेग्नेंट है, कोई किसी को सांप काटा है, तब भी नियर बाई कहीं कोई हॉस्पिटल भी नहीं रहता था। तो ऐसे सिचुएशन हम देखे हैं। वो गांव से हम संघर्ष करके आज उसके बाद हम JNV नवोदय विद्यालय में हमारा एडमिशन हुआ था। पढ़ाई किए थे, थोड़ा मेहनत, तो नवोदय में एडमिशन मिला था। तो वहाँ से मेरा भैया को भी नवोदय, हमारा लक्ष्य है कि हम भैया को और मेरे को दोनों को नवोदय में एडमिशन मिला था। तो इसका वजह से हम आज यहाँ पर JNV से JNU तक पहुँच पाए। बहुत बहुत तो ये हमारे लिए भगवान का चाचा कृपा। का क्या रिएक्शन है, बताया उनको कि आपने प्रेसिडेंशियल जी 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 कैंडिडेट के लिए? जी जी, हमारे चाचा क्या जी जानते रिएक्शन हैं। था उनका? उनका बहुत बहुत खुशी है वो लोग कि मतलब एक नक्सली अटैक हुए जो विक्टिम्स हो के आज JNU जैसा जो यूनिवर्सिटी प्रीमियम इंस्टीट्यूट है वहाँ पे पढ़ा, एक तो PhD कर रहा हूँ, उसी का बहुत खुशी है। लेकिन बाद में उनका चिंता ये है कि वहाँ पे भी जाके ये जो कम्युनिस्ट नक्सली, जो अर्बन नक्सल से आप लड़ रहे हो, तो आपका जान का कोई खतरा तो नहीं है, ये चिंता रह। इतने सालों से आपने JNU के अंदर रह के JNU का पूरा माहौल समझा है जी। क्या मुख्य समस्याएं दिखती है? क्योंकि मैं अगर डेटा उठाऊं तो ABP 2000 में शायद इलेक्शन उसने कंटेस्ट किया था और जीती थी। उसके बाद से एक बहुत लंबा गैप दिखा है, अभी तक ABP चुनाव नहीं जीत पाई है। आपको क्या मुख्य समस्याएं आपको यहाँ पे दिख रही है जिसपे आप नोटिफाई करके उस पे काम करना चाहेंगे? देखिए 2015 में भी आपको बताना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे मास्टर्स करने 2015 में आया हूँ। अच्छा। हाँ, उस साल आपको बताना चाहता हूँ अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद तरफ से सौरभ शर्मा जी हाँ जॉइंट सेक्रेटरी के लिए जीते थे। अच्छा। हाँ, तो ये आपको बताना चाहता है कि ABP यहाँ पे जीता भी था। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट की बात। ओके, प्रेसिडेंट की, ओके ठीक है। तो हाँ, उसके लिए तो फिर 2000 में पड़ेगा। हाँ, तो बेसिकली ये है कि चीन में 2015 से एक 15 के बाद एक अलग फेस है, 2015 तक एक फेस है। 2015 तक ये है कि वो ये जो कम्युनिस्ट जो है ASFI हो, ऐसा DSF, ये आपस में लड़ते थे। क्यों? वो सोचते थे कि ABP यहाँ पे कभी आ ही नहीं पाएगा। ABP का ये जो पूरा JNU जो है एक कम्युनिस्ट का गढ़ है। हाँ, यहाँ पे नेशनलिस्टिक वॉइस जो है कभी आएगा भी नहीं, आएगा तो उसको दबाया जाएगा, ये नैरेटिव था। लेकिन 2015 में चाहे वो प्रेसिडेंट का ना हो, लेकिन जॉइंट सेक्रेटरी भी है, वो सेंट्रल पैनल का है, तो कोई भी जो ऐसे छोटा मोटा नहीं होता है। हाँ, तो जॉइंट सेक्रेटरी पद पे ABP जीता था। तो उस साल से ये जो कम्युनिस्ट जो है, अर्बन नक्सल जो है, लेफ्ट यूनिटी बना के उस साल से शुरू किया था। 2016 से लेफ्ट यूनिटी बना JNU कैंपस पे बना के एक गठबंधन बना के ABP के खिलाफ लड़ना शुरू करते हैं। तब तक वो सोचे कि ABP का यहाँ पे कोई नेशनलिस्टिक आवाज़ नहीं उठ सकता है, नहीं जीत सकता है। लेकिन एक बार जॉइंट सेक्रेटरी जीत गए तो इनको डर आ गया कि ABP कहीं ABP जीत ना जाए प्रेसिडेंट, इसलिए गठबंधन कर दिए। हाँ, आज भी बताना चाहते हैं 2015 से लेके उससे पहले से भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है अकेला संगठन है, जो स्ट्रांगेस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है एंड द लार्जेस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इन द कैंपस। ओके जी। हाल ही के दिनों में हमने देखा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशंस को लेकर के काफी विवाद होता रहा है। छात्र सड़क पे भी उतरते रहे हैं जी। क्या आश्वासन दिलाते हैं कि अगर ABPP चुनाव जीतती है तो हेल्दी एकेडमिक लाइफ के लिए क्या स्टेप्स? जहाँ तक फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का जो फाइट है, स्ट्रगल है, आपको बताना चाहता हूँ JNU कैंपस में पर्टिकुलरली कम्युनिज्म का दूसरा नाम है, उसका नाम है हिपोक्रेसी। कैंपस में एक कम्युनिस्ट जो है डपली बजाते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच का नाम पे, हाँ, वुमेन एम्पावरमेंट का नाम पे, लेकिन एक्चुअली रियलिटी में होता है उसका अपोजिट। हाँ, ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पे डपली बजाते हैं, लेकिन जब उनको मौका दिया जाता है कि GBM स्कूल GBM करने के लिए, JNU में जितना स्कूल GBM हुआ था इस इलेक्शन के लेके, किसी स्कूल GBM में ना वो कन्वीनर रिपोर्ट पेश किया गया था, प्रेजेंट किया गया था, हाँ, ना वो GBM में किसी स्टूडेंट को बोलने का अधिकार तक भी नहीं दिया था। JNU कल्चर बोल के डपली बजाते हैं। JNU कल्चर देखिए, लास्ट इलेक्शन 2019 तक जब इलेक्शन होता था, वो कन्वीनर पुराना यूनियन जो है उसका कन्वीनर रिपोर्ट पेश किया जाता, प्रेजेंट किया जाता है। इस बार क्यों नहीं? आप सोचिए, इस बार हर एक GBM में स्टूडेंट जो रहते हैं, जिसको इंटरेस्ट है बोलने का, उनका नाम लिखा जाता है और उनको 3 मिनट बोलने का अधिकार दिया जाता है, उनका बेसिक राइट दिया जाता है।
हाँ, तो इस बार जेएनयू स्टूडेंट से वो अधिकार क्यों छीना गया? एक कम्युनिस्ट आखिर की वो स्टूडेंट से क्यों बोलने नहीं देने दिया? हाँ, आपको रियलिटी ये है कि ये जो लेफ्ट यूनिटी बोल के 2019 में जीते थे 2019 जब स्टूडेंट्स इनको भरोसा करके 2000 जिताए थे, लेकिन वो भरोसा तोड़ के कम्युनिस्ट जो लेफ्ट यूनिटी क्या किया, कैंपस छोड़ के वेस्ट बंगाल, हाँ, कोई केरला, कोई पंजाब जाके अपना अपना क्षेत्र में इलेक्शंस लड़ने के लिए वहाँ पे सेंट्रल जो CPIM वो CPI वो पार्टीज में जाके वहाँ पे शामिल होकर इलेक्शन लड़ने के अलावा कैंपस में कोई कंस्ट्रक्टिव डेवलपमेंटल एक्टिविटी प्रोग्राम कुछ नहीं किया। वो 2019 से लेके बता रहे हैं, चाहे ABVP जीता नहीं होगा, लेकिन लगातार सवाल तो वही है ना कि आखिर अगर इतना परेशान है, इतना मतलब आप प्रॉब्लम्स काउंट करा रहे हैं, तो सवाल यही है कि क्यों नहीं जीत पा रही, क्यों नहीं भरोसा छात्रों का जीत पा रही है ABVP? देखिए, आपको बताना 2019 के बाद जो कम्युनिस्ट का जो 5 साल में जो काम किया है उनको रिपोर्ट नहीं दे पा रहे हैं। एक तो बोलने का जो तानाशाही चला रहा है, किसी को बोलने भी नहीं दे रहे हैं। तो आज बता रहे हैं 5 साल के बाद इस बार इलेक्शन हो रही है 2024 में, 5 साल के बाद 2019 के बाद आज हो रही है। JNU कैंपस में कोई भी स्कूल में जाइए, कोई भी स्टूडेंट से पूछिए कम्युनिस्ट 5 साल से क्या किया। कम्युनिस्ट के वो जो कम्युनिस्ट जो ऐसी घोष हो और दानिश हो, उनके पास जवाब नहीं है। स्टूडेंट जानता है, जनता जानता है। इस बार इसीलिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को भरोसा कर रही है कैंपस, और इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 4 सीट जीत रही है। बिल्कुल ये एकदम, हाँ। और ABVP लगातार ये जो आप बोल रहे हैं ना, ट्रस्ट क्यों नहीं जीत पा रहे, इस बार देखिए ABVP JNU का ट्रस्ट जीत लिया है। लगातार 2019 से जो लास्ट इलेक्शन हुआ था, अभी तक ये कम्युनिस्ट इलेक्शन भी नहीं होने दे रहे थे। हाँ, क्यों? उनका तानाशाही खत्म हो जाएगा, क्यों? वो जानते हैं कि वो कोविड टाइम पे कुछ काम नहीं किए, इस बार इलेक्शन होगा तो ABVP जीत जाएगा, इसलिए इलेक्शन होने नहीं दे रहे थे। ABVP लगातार, हाँ, कोविड के बाद कैंपस रीओपन करने के लिए 120 डेज का सत्याग्रह किया। उसके बाद कैंपस में ऑफलाइन क्लासेस शुरू करने के लिए प्रोटेस्ट किया था। और उसके बाद, हाँ, कैंपस में जो हॉस्टल का स्थिति था, बहुत बुरा हालत था। हॉस्टल रिनोवेशन के लिए, लाइब्रेरी खोलने के लिए, पढ़ाई के लिए, हॉस्टल के लिए, और सुविधा जो बेसिक फैसिलिटीज़ जो है फेलोशिप देने के लिए, डिस्पर्स करने के लिए, हाँ, लगातार सत्याग्रह किया और न्याय सत्याग्रह पड़ा। ABVP जब जाके एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक में स्टूडेंट्स के फेलोशिप आखिर की क्यों नहीं दे रहे, ये पूछने गया था, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद पे एक कम्युनिस्ट जो इनकम्बेंट JNU लेफ्ट यूनिटी का JNSU और एडमिनिस्ट्रेशन मिलके हमला करवाते हैं। हाँ, उसके बाद न्याय सत्याग्रह करके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद यहाँ JNU का स्टूडेंट्स को फेलोशिप भी दिलवाता है तुरंत से तुरंत। और आपको बताना चाहता है, कोविड पीरियड में हम ये कम्युनिस्ट भाग, आपको बताया था, भाग के गए थे। यहाँ पे कैंपस में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अकेला स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। दिन रात जो स्टूडेंट को ज़रूरत पड़ी, बिना कोई किसी का अफिलिएशन देखे हुए उनका हॉस्टल पहुँचे थे, और हर किसी का जिसको ज़रूरत है उनका रूम तक पहुँचे थे। JNU के बाहर भी बस्तियाँ हो, पूरा दिल्ली में कहीं से भी एक कॉल पे, हाँ, जाके सर्विस किया था अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। वो बस्ती में स्टूडेंट्स के लिए, जो बच्चों के लिए स्कूल्स बंद हो गए तो बस्ती के पाठशाला भी शुरू किया, ऋतुमती अभियान भी चलाया, हाँ, मिशन साहसी बोल के स्टूडेंट्स को सेल्फ डिफेंस भी सिखाए थे। तो इस तरह से लगातार एक कंस्ट्रक्टिव, एक पॉजिटिव डेवलपमेंट के तौर से प्रोग्राम्स लगातार करते आए हैं। और JNU का जो स्टूडेंट्स हैं ये चीज़ जानते हैं, और इसीलिए इस बार एक ही नारा, एक ही आवाज़ गूंज रहे हैं। स्कूल, कोई भी स्कूल जाइए, SIS हो, SL हो, SSS हो, साइंस स्कूल्स में SPS हो, SLS हो, SCSS हो, SCIS हो, स्कूल ऑफ इंजीनियरिंग हो, स्कूल ऑफ मैनेजमेंट हो, हर जगह एक ही नारा है, एक ही आवाज़ है, वो है जय जय भारत, जय जय हिंद, उमेश, दीपिका, अर्जुन, गोविंद। तो इस बार अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद जो है इस JNU इलेक्शन में 4 सीट जीत रही है। एक और सवाल है कि अभी पिछले कुछ महीनों में निर्मला सीतारमण, एस जयशंकर जी कैंपस के अंदर आए, तो ये कैंपेनिंग का हिस्सा है क्या? नहीं जी, वो प्योरली एकेडमिक प्रोग्राम्स के लिए आए थे। यहाँ पे कोई कैंप, उस टाइम पे एक्चुअली इलेक्शन का नोटिस भी नहीं आया था, तो वो कोई इलेक्शन का कोई कैंपेन में कोई उसका देयर इज नो रिलेशन एक्चुअली। CUET के आने के बाद से कुछ परिवर्तन देख रहे क्या कैंपस में? क्योंकि कुछ छात्रों का ये भी कहना है कि CUET की वजह से उस तरीके के स्टूडेंट्स नहीं आ रहे हैं विश्वविद्यालय के अंदर, तो ये आप कहाँ तक इससे सहमत हैं?
आपको ये बताना चाहते हैं कि जो कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट है, उसका आने के बाद कैंपस में डेमोग्राफी क्या चेंज हुआ, ये सच्चाई है। हाँ, और वो किस तरह से हुआ, वो देखना पड़ेगा हमको कि वो जो कैंपस का डेमोग्राफी चेंज जो है पॉजिटिवली हुआ है। पहले क्या होता था, यहाँ का जो कम्युनिस्ट, आपको बताना चाहते हैं यहाँ पे कम्युनिस्ट के साथ साथ फैकल्टी, कम्युनिस्ट इन फैकल्टी भी होते हैं। हाँ, और फैकल्टी यहाँ पे स्टूडेंट्स को ब्रेन वॉश करते हैं, स्टूडेंट्स को रिक्रूट करते हैं ऐसा एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ करने के लिए। स्टूडेंट्स को रिक्रूट करते हैं कि नेशनल एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ करते हुए, और जेएनयू कैंपस में एक वो जो कम्युनिज्म का जो वो बना रहे हैं, वो लगातार जेएनयू को हॉस्टल को रिनोवेशन नहीं करने देते, नया हॉस्टल आने नहीं देते, क्योंकि वो जितना हो पाए 10 एक रूम में जो 2 होना चाहिए तो 10 लोग को रख के ये भरोसा वो उनको ब्रेन वॉश करते हैं कि देखो आपको हेल्प किए। अच्छा। हाँ, तो इसलिए हमारा साथ, हमारा झंडा पकड़िए, ऐसा बोल के स्टूडेंट्स को वो ब्रेन वॉश कर देते हैं। लेकिन आज जो है CUET आने के बाद, हाँ, और कैंपस में जो है डेमोग्राफिक चेंज हुआ है, वो पॉजिटिवली हुआ है, क्योंकि पहले कुछ जो कम्युनिस्ट रूल्ड स्टेट्स है, वहाँ से पर्टिकुलरली स्टूडेंट्स को ये फैकल्टी, कॉमरेड्स इन फैकल्टी जो है वो ज़बरदस्त उनको वहाँ से लोग को लेके आते थे। उनका जो क्वेश्चन प्रिपेयर पहले क्या है, जो एंट्रेंस टेस्ट जो है रिटन फॉर्म में रहता था। हाँ, तो यहाँ प्रोफेसर्स जानबूझ के वैसे क्वेश्चन पूछते हैं कि जो स्टूडेंट जो उसका आंसर जो जिस रूप से करेगा, ये प्रोफेसर पता समझ जाते हैं कि ये राइटिस्ट है या मतलब लेफ्ट नेशनलिस्ट है या एंटी नेशनलिस्ट है। तो उतना उनका सिस्टम चलता है। ये बोलते हैं ना कि चाहे कि जिसका भी सरकार हो, सिस्टम हमारा है। हाँ, तो इस सिस्टम को समझना ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इनका सिस्टम कैसा चलता है, वो सिस्टम जो कॉमरेड्स इन फैकल्टी का सिस्टम जो है वो उसको ख़त्म कर दिया है CUET आने के बाद। आज जो है जेएनयू कैंपस में हर एक क्षेत्र से, हर एक रीजन से, हर एक जगह से, हर एक क्लास, मतलब हर जगह से, यहाँ पे हर एक विलेज से भी आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स मिलते हैं। ये जो मिनी इंडिया, एक्चुअली मिनी इंडिया जो है अब देखने को नहीं मिलता है। पहले जो आता था सेलेक्टेड इंडिया, सेलेक्टेड स्टेट से यहाँ पे रहते थे, लेकिन अभी जो है सारे मिनी इंडिया, मतलब हर स्टेट से यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं। हाँ, तो इट्स ए पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड पॉजिटिव डेवलपमेंट व्हेन इट कम्स टू द यूनिवर्सिटीज। बसंत कुंज थाने में 29 फरवरी को एक केस दायर किया जाता है कि ABP वालों ने लेफ्ट के कुछ लोगों को मारा है, क्या मामला था वो? तो आप ये बताना चाहते हैं, एक कम्युनिस्ट का यही कहना है, वामपंथी का यही कहना है, बस्ती भी जलाना है, हाँ, मातम भी मनाना है। हाँ, तो वो क्या करते हैं, उनका सिस्टम जो बोला था ना, सिस्टम हमारा है बोल के वो जो है ना क्या करते हैं, स्टूडेंट्स पे हमला करते हैं। हाँ, जैसा स्कूल ऑफ अपना SG यूनिवर्सिटी GBM हो रहा था साबरमती धाबा पे, वहाँ पे वो जब तक उस 9 फरवरी से पहले तक बोलते थे कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को इलेक्शन नहीं चाहते हैं, इसलिए कहीं पार्टिसिपेट नहीं करने आ रहे हैं। GBM में जब गए थे तो वो गो बैक ABP नारा से पूरा कैंपेन चलाते हैं, और वो मंच से बोलते हैं, GBM का मंच से बोलते हैं कि एक कम्युनिस्ट बोलते हैं कि ABP मच्छर जैसे हैं, इनको मार के यहाँ से भगाओ। हाँ, लिंचिंग करने का थ्रेट्स देते हैं ओपन प्लेटफॉर्म पे। हाँ, तो ये कहाँ का फ्रीडम डेमोक्रेसी का बात करते हैं, हिपोक्रेसी दिख जाता है आपको। वहाँ पे ABP पे हमला भी किया था, उनका ढपली जो है, ढपली बजाते हैं ना, एक तो ब्रेन वॉश करने के लिए यूज़ करते हैं, दूसरा मौका पे स्टूडेंट्स को मारने के लिए भी यूज़ किया जा रहा था। हाँ, तो ये जो वहाँ मार के बाद फिर ये क्या करती है, आपको बताना चाहते हैं, वो जो साबरमती में GBM हुआ था, वायलेंस हुआ था हम पे, ABP और कॉमन स्टूडेंट्स पे, वो डेट देखिए February 9। आप किसी पिछले 2015 से लेकर आज तक February 9 का इतिहास JNU का निकालिए, उस दिन किसी ना किसी प्रकार का एंटी नेशनल एक्टिविटी कैंपस में हुआ है। हाँ, JNU का इतिहास देख लीजिए, आप RTI डालिए JNU में कि उस दिन क्या क्या प्रोग्राम हुआ है। हाँ, कि कम्युनिस्ट एंटी नेशनल जो कैंपस हैं, कुछ 1% जो है, इनका माध्यम से कोई ना कोई एंटी नेशनल एक्टिविटी हर साल किया जा रहा था। तो इस बार जानबूझ के February 9 को GBM में रह के वायलेंस किया गया था एक कम्युनिस्ट के माध्यम से। तो उसी का लेके आप देख सकते हैं स्कूल GBM जो हो रहा था, हाँ, सारे स्कूल्स में पीसफुली हो रहा था, क्योंकि सारे साइंस स्कूल्स हो जहाँ पे भी हो, वहाँ पे ABP का सपोर्ट बेस बढ़ गया है, हर जगह ABP के नारे लग रहे हैं। हाँ, तो 2 स्कूल, जैसा स्कूल ऑफ सोशल साइंस है और स्कूल ऑफ लैंग्वेज में, ये सोचते हैं कि उनका गढ़ है, लेकिन आज उनको बताना चाहता हूँ मैं,
हाँ, ना आज उनको बताना चाहता हूँ, ना स्कूल ऑफ लैंग्वेज आपका गढ़े, ना स्कूल ऑफ सोशल साइंस आपका गढ़े, पूरा जेएनयू एक ही नारे से गूंज रहा है, वो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, एबीवीपी, जय जय भारत, जय जय हिंद, उमेश दीपिका, अर्जुन गोविंद। पता है, ये दो स्कूल्स में वो जानबूझ के उनका जो कम्युनिस्ट कैडर को, हाँ, ईसी मेंबर बनाने के लिए प्रयास किया गया था। जब एबीवीपी का और कॉमन स्टूडेंट ऑब्जेक्शन रेज कर रहे थे, उन पे हमला करने का प्रयास किया जा रहा था। तो ये जो बोल रहा है ना पार स्टार्टिंग में, आप स्कूल ऑफ लैंग्वेज का देखिए, वो यूजीबीएम पहले SL1 में जो एक छोटा सा कॉरिडोर में बुलाते हैं यूजीबीएम, उसके आगे ही एकदम ओपन स्पेस है, जितना एक ग्राउंड है उतना ओपन स्पेस है वहाँ पे, जिसपे यूजीबीएम यूनिवर्सिटी जीबीएम भी करवाए थे। लेकिन आपको स्कूल ऑफ लैंग्वेज का स्ट्रेंथ भी 2000 से ऊपर है, पता भी है, लेकिन अब छोटा कॉरिडोर इसलिए चूज किया गया था, हाँ, वो ओपन स्पेस को छोड़ के, क्योंकि वो चाहते हैं कि कम्युनिस्ट जो है उनका कैडर जो है वो आगे बैठे, बाकी एबीवीपी और कॉमन स्टूडेंट जो बाहर से बाहर निकल जाए, और वोटिंग जब होगा बोला जाएगा कि हाँ हो गया, मेजॉरिटी आ गया, 2/3 मेजॉरिटी यूनानिमस आ गया बोल के उनका कैडर को ईसी मेंबर बनाने के लिए प्रक्रिया, उनका योजना था। जब कॉमन स्टूडेंट ऑब्जेक्ट किया तो फिर से उसको वेन्यू चेंज किया गया SL2, फिर से तीसरा वोटिंग से टाइम पे यूनानिमस जब हो नहीं रहा था, क्यों नहीं हो रहा था देखा जाए था, जो ऑब्जेक्शन रेज कर रहा था, कंसेंसस नहीं बन रहा था, क्यों नहीं हो रहा देखा, जो ऑब्जेक्शन रेज कर रहा था एक ही बंदा, लगभग 100 से ऊपर स्टूडेंट्स को ऑब्जेक्शन रेज किया, वो निकलता है आउटसाइडर, जेएनयू का बाहर का जो कम्युनिस्ट जो है वो जेएनयू का भी स्टूडेंट भी नहीं है, वो कम्युनिस्ट था पुराना यहाँ का, और अभी स्टूडेंट भी नहीं है। तो ज़बरदस्ती जो एंटी नेशनल्स जेएनयू का जो आज स्टूडेंट्स भी नहीं, उनको घुसा के पूरा प्रक्रिया में उनको शामिल करके कम्युनिस्ट कैडर को इसी में घुसाने की प्रक्रिया करते हैं। जब स्टूडेंट्स ऑब्जेक्ट रेज करते हैं तो उनके ऊपर हमला करवाते हैं ये कम्युनिस्ट जो है वामपंथी। तो इनका यही हमेशा के लिए, जेएनयू का इतिहास देख लीजिए, हाँ, और ऐसी घोष जो है, हाँ, पेरियार हॉस्टल में घुस के एक मॉब को लीड करते हुए स्टूडेंट्स पे हमला करवाती है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट्स जो है, अपना वैलेंटीना ब्रह्मा जी, हाँ, नॉर्थ ईस्ट का छात्रा है, गर्ल स्टूडेंट थी, हाँ, उस पर हमला किया जाता है। हाँ, मनीष जहांगीर एबीवीपी का 2019 प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट था, हाँ, उस पर हमला किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनका गुस्सा है कि किस एबीवीपी से किस स्टेज पे ये प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट, आगे से कोई एबीवीपी का नाम पे कोई प्रेसिडेंट कैंडिडेट ही ना आए, हाँ, उनका जो डिक्टेटरशिप चलता रहे, इसीलिए एबीवीपी का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट को भी छोड़े नहीं, उसको भी मारा गया था, उसका पैर भी तोड़ा गया था। हाँ, तो इनका इतिहास है कम्युनिस्ट का। ये अर्बन नक्सल जो है, ये अर्बन नक्सल बहुत लोग बोलते हैं क्या हो, हम जानते हैं, हमारा फादर का डेथ है, हमारा मदर का डेथ है, जो कम्युनिज्म का, ये नक्सलिज्म की वजह से हुआ। हम जानते हैं कि गांव में जो नक्सलिज्म हो रहा है और कैंपस में यहाँ पे जेएनयू में जो हो रहा है, हम देख रहे हैं। जो कैंपस में हुआ है 2015 में हो, भारत तेरा टुकड़ा होंगे, जो नारा 9 फरवरी को हुए हैं, वो से वहाँ पे उस टाइम पे भी मैं था जेएनयू में। और ये जो 2020 में जो पेरियार हॉस्टल में हमला किए थे ऐसी घोष के माध्यम से, उस टाइम पे भी ये कैंपस में हम थे। हाँ, तो हम जानते हैं किस तरह से ये जो कम्युनिस्ट नक्सली स्ट्रैटेजी से स्टूडेंट्स को और एबीवीपी कैडर को टारगेट करके हमला करवाते हैं। तो इनको अर्बन नक्सल्स इसलिए कि इनका जो नक्सलिज्म स्ट्रैटेजी सिटीज़ पे, कैपिटल्स, ये देश का कैपिटल है दिल्ली, यहाँ पे भी ऐसे यूनिवर्सिटीज़ को पकड़ के वो स्ट्रैटेजी यहाँ पे रखा था, इसलिए इनको एंटी अर्बन नक्सल्स। डीयू एबीवीपी जो डीयू है और जेएनयू एबीवीपी, क्या फ़र्क देखते हैं? क्योंकि जब हम डीयू एबीवीपी की बात करते हैं तो अभी हाल ही में वहाँ भी छात्र संघ का चुनाव किया गया है, तो जिस तरीके से वहाँ के जो कैंडिडेट्स हैं उनका एक अलग रोला होता है जिसको बोलते हैं, लंबे लंबे काफिले होते हैं, बड़े बड़े बैनर्स होते हैं, पोस्टर होते हैं जी। देखिए क्या समझते, क्या फ़र्क है दोनों एबीवीपी डीयू और एबीवीपी? देखिए, जहाँ तक एबीवीपी की बात बोल रहे हैं, हाँ, वहाँ का एबीवीपी डीयू एबीवीपी जेएनयू सेम है। हाँ, हम एक ही रूल्स तो सेम है कि 5000 से ज़्यादा खर्च नहीं करना है। देखिए, एक ही संगठन है, वो लिंगडो कमेटी पे वो आते हैं, लेकिन जहाँ तक एबीवीपी की बात है, हम एक ही संगठन है, डीयू हो जेएनयू हो, एक ही संगठन है। और जहाँ तक डीयू में जब बात आती है, अब देखे हैं डूसू इलेक्शन में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद 4 में 3 सीट जीत के आती है। हाँ, चौथा भी जीतने वाला था, लेकिन कुछ मार्जिन से छूट गया था। हाँ, तो आप इतना बड़ा जेएनयू में कंपैरिजन में डीयू जो है स्ट्रेंथ जो है बहुत ज़्यादा है। नहीं, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि चाहे वो कैंडिडेट एबीवीपी के हो या फिर
किसी और एनएसयूआई के हो, सबका सेम ही होता है। जेएनयू में, डीयू में ना आपको बहुत लार्ज नंबर ऑफ कॉलेजेस एसोसिएटेड हैं वहाँ पे, लेकिन जेएनयू एक क्लोज कैंपस है। यहाँ पे कितना 7,700 के आसपास है अभी वोटिंग जो स्टूडेंट्स है, 7,000 प्लस हैं। हाँ, करीब लगभग 8,000 के पास है। लेकिन ये जो स्ट्रेंथ जो है क्लोज कैंपस है, हर कोई दूसरे को जानते हैं। हाँ, यहाँ पे आपको जो जितना डीयू में फ्लेक्सिबिलिटी रहता है कि बाहर रास्ते में मिल जाते हैं, कैंपस कॉलेज टू कॉलेज डिफरेंस एरिया में रहते हैं। जेल में सब आस-पास है, स्कूल सारे एक दूसरे से, देखिए यहाँ पे सीएमएम है, यहाँ एसपीएस है। हाँ, तो ये कोई ज़्यादा दूर नहीं है। और यहाँ कोई कैंपेन चल रहा है तो वहाँ पे पता चल जाता है कि यहाँ कैंपेन चल रहा है। कहाँ कैंपेन कौन कर रहा है, सब चीज़ें पता चल जाती है। हाँ, तो इस तरह से ये कि एक जेएनयू कैंपस में ये है कि एक सिंपलिसिटी, एक सिंपल वे में कैंपस में इलेक्शन होता है। और जो स्टूडेंट्स को अप्रोच जो है ग्राउंड पे जाके हर स्टूडेंट्स को बात करते हैं हम। डोर टू डोर कैंपेन करते हैं। हाँ, क्लास टू क्लास कैंपेन करते हैं, मेस टू मेस जाके बात करते हैं। हाँ, मेस टू मेस कैंपेन भी करते हैं। तो ये जो कल्चर है जेएनयू का यूनिक कल्चर है। हाँ, इसलिए अब जो लिंगरो कमेटी हो, हाँ, जेएनयू से लिंगरो कमेटी भी जब बनाया था तो जेएनयू को एक स्पेशल यूनिवर्सिटी तौर पे देखा जाता है कि जेएनयू को एक स्पेशल रिलैक्सेशंस हो, जेएनयू का एक स्पेशल बेसिकली यूनिवर्सिटी को एक स्पेशल देखा जाता है, पूरा देश देखा जाता है। तो जेएनयू का एक ट्रेडिशनल एक बढ़िया एक बेस्ट कल्चर है। हाँ, हमारा एबीवीपी का भी यही है कि जेएनयू का जो कल्चर है उसको आगे लेके जाए, यहाँ पे डेमोक्रेसी को बचाया जाए, डेमोक्रेसी को जिंदा रखा जाए। यही हमारा संघर्ष है। इसीलिए आपको बता रहा हूँ 2019 में, हाँ, जो लास्ट इलेक्शन हुआ था और ये कम्युनिस्ट लेफ्ट यूनिटी जो है पावर यहाँ पे जो जेएनयू जीते थे, तो उसके बाद इलेक्शन होने के लिए कोई संघर्ष प्रयास नहीं किया गया था। यही अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद है। हम जानते हैं कि जहाँ डेमोक्रेसी को खतरा है, इनका तानाशाही चल रही है, हाँ, उनका एडमिनिस्ट्रेशन से नेक्सस चल रही है और स्टूडेंट्स को किसी रूप से कोई डेवलपमेंट काम नहीं हो रहा है। हॉस्टल वैसे 10-15 साल से पड़े हुए है, आगे छत गिर रही है, रात में सोते वक्त किसी का छत सिर पे गिर रही है, कोई वॉशरूम जा रहा तो छत गिर के हेड इंजरी हो जा रही है। हाँ, तो और आप जाइए अगर माही मांडवी लोहित सेठ जाओगे ना, रोड जो है आपको व्हीकल में भी जाने का लायक नहीं है। मतलब जैसा मेरा गांव में है उससे भी बुरा हालत यहाँ का जेएनयू का इंफ्रास्ट्रक्चर और रोड का व्यवस्था है। आखिर की क्यों? हाँ, मेरा गांव में भी मैं बताया था ना, इमरजेंसी में भी जाने के लिए व्हीकल्स नहीं रहता था रोड रास्ते में। आज जेएनयू में भी कोई इमरजेंसी आता है, किसी को कुछ होता है, हाँ, तो उनको सीधा रिकमेंड किया जाता है कहीं सफदरजंग जाओ या तो एम्स जाओ। हाँ, आज जेएनयू में वो इंफ्रास्ट्रक्चर, वो फैसिलिटी, हेल्थ फैसिलिटी क्यों नहीं है? क्योंकि सिर्फ ये जेएनयू लेफ्ट लेड कम्युनिस्ट का, जेएनयू का इनएफिशिएंसी की वजह से। आज हम बता रहे हैं, आज जेएनयू का जो हर एक स्टूडेंट्स को, हर एक छात्र को बताना चाहते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को इस बार मौका दिया जाए। हाँ, हम ये जेएनयू कैंपस का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत बढ़िया, हाँ, कंस्ट्रक्टिव वे में डेवलपमेंट तेज़ी से करवाएंगे। जिस तरह 2015 में हम 12 हॉस्टल में लेके आए थे, हाँ, उसी तरह हम 6 नया हॉस्टल्स और 12 हॉस्टल जैसे 6 नया हॉस्टल्स लेके आएंगे ताकि जो रिनोवेशन हो पूरी तरीके से हो। हाँ, और साथ में जहाँ रिसर्च के लिए जाना जाती है यूनिवर्सिटी, यहाँ स्टूडेंट्स को बैठने के लिए लाइब्रेरी में स्पेस नहीं मिलता है। तो हम एबीवीपी का जो संघर्ष की वजह से लगभग 498 करोड़ जो गवर्नमेंट का सैंक्शन हुआ था, वो फंड जो है आज कोई फंड का यूटिलाइजेशन नहीं हुआ है, क्योंकि एक ही रीज़न है, ये इनएफिशिएंट जो जेएनयू कम्युनिस्ट के माध्यम से पढ़ा हुआ है, वो कैंपस छोड़ के अपना राजनीति करने के लिए निकल गए थे। तो यहाँ के स्टूडेंट्स का जो इंटरेस्ट है कोई देख नहीं रहा था। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद को इस बार जेएनयू स्टूडेंट्स जिताएंगे और जेएनयू में 12 जैसा और 6 हॉस्टल्स आएंगे, सेंट्रल लाइब्रेरी जैसा, और नया एक अकेडमिक ब्लॉक 2 बोल के नया कंस्ट्रक्ट करवा के उसमें एक वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ के साथ एक नया लाइब्रेरी जेएनयू स्टूडेंट्स को हम ज़रूर दिलवाएंगे।
आपको ये भी बता रहे हैं जो ई रिक्शा जो है एबीपी का संघर्ष से आया है, वो उसका फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे। और साथ में रेलवे रिजर्वेशन काउंटर जब पहले एबीपी का संघर्ष से आया था, आज कोविड कार्यकाल के इनका जेएनयूसी का इनएफिशिएंसी का कम्युनिटी का इनएफिशिएंसी की वजह से का बंद पड़ा हुआ है, उसको रीओपन करवाएंगे। और विद इन कैंपस जो शटल बसेस चलती थी, एबीपी का जब 2015 में जॉइंट सेक्रेटरी जीता था, उस टाइम पे बस शटल सर्विस शुरू किया था, वो आज खाली खराब होकर पड़े हुए हैं, उसको भी फिर से शटल बसेस विद इन कैंपस शुरू करवाएंगे। साथ में जो फेलोशिप जो है 2000 ही बहुत साल 10 साल से ऊपर से 2000 ही पढ़ा हुआ है, तो फेलोशिप एमसीएम मेरिट कम मैच जो है 2000 से 6000 अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करवा के आएगी। और जो नॉन नेट फेलोशिप जो है 5000 मिलती है, वो उसको 20,000 अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद करके दिखाएगी। एक मौका इस बार जेएनयू स्टूडेंट्स को मौका है। बहुत बहुत शुक्रिया जी। आपका बातचीत करने के लिए। जन तो इस वक्त हमारे साथ थे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट उमेश चंद्र जी। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी।